चलिए शुरू करते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता। बहुस्तरीय और मिश्रित में केवल परिमाण अनियमित केवल वाले तो नेगेटिव हो जाते हैं, तो इसको ध्यान में। अनियमित और संबद्ध ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव क्वेश्चन पॉजिटिव ही रहेगा। मिश्रित बहुस्तरीय और मिश्रित ही होता है विकास तो हमेशा। विकास टेस्ट विकास का चित्र बच्चों में वर्तमान स्तर और शोध प्रदर्शन वयस्क व अधिक कौशल वाले सक्षम कक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उत्पादित किए जाने वाले प्रदर्शन की मध्य का चित्र यही होता है निकटस्थ। ठीक है, ये सारे नेगेटिव हैं। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंच सकते हैं, ये भी नहीं। इन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक यदि प्याजे की बात हो रही तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, ये सही है बिल्कुल। बाकी सारे सक्षम नहीं है, लेना पैरम सब नहीं। लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध सामाजिक वर्ग से सुरक्षित रहता है। सामाजिक की बात हो रही, सामाजिक वर्ग सुरक्षित, सामाजिक क्रम व्यवस्था अविन्यास ही सबसे ज्यादा सही होगा इसका। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कौन सा जोड़ा मतलब ठीक है, इसमें ये देखना है। स्थानिक मनोवैज्ञानिक अंतराव्यक्तिक विक्रेता वार्षिक मूर्तिकार शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, ये वाला सबसे ज्यादा सही है, बाकी सब गलत है। लेव व्यवस्थी के अनुसार बच्चों को संज्ञानात्मक विकास में भाषा, हाँ व्यवस्थी भाषा को वरीयता देते हैं, ये सही है। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चे के अधिगम में सहायक नहीं है। बच्चों के अधिगम रुकावट तो बेहद सफल कम सफल व कम सफल, ये वाला सही है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की समझ कर देता है। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के स्तर की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करनी नहीं है। समाज में अचित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ये लिंग भूमिकाओं के मतलब यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ पे क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को ये वाला सबसे ज्यादा सही रहेगा। चलिए ठीक है, अगला है अध्यापकों को शिक्षा कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या समस्या तो होती नहीं है। बहुभाषीयता एक समस्या भी नहीं है, ना एक रुकावट है। एक गुण और एक साधन एक एक व्यवस्थागत मुद्दा है। भाषा बहुभाषीयता एक गुण और साधन है, ये सही है। ठीक है, एक गुण भी है और एक साधन भी है बहुभाषीयता, तो ये वाला सही है। बाल केंद्र शिक्षा वह है जिसमें बच्चे अध्यापक केवल केवल गलत हो जाता है, केवल पाठ्यपुस्तक। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, क्षमता के आधार पर नहीं वर्गीकृत। हाँ ये ठीक है, बाल केंद्रित कक्षा की बात हो रही है, तो बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार दंड नहीं, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये वाला सही है। इस मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों के संज्ञान में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेव वागोस्की कहते हैं इस बात को। संस्कृति और भाषा की बात हो रही है तो लेव वागोस्की है। ठीक है, तो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है की बात की नहीं है, तो नेगेटिव है। त्रिभुमी नक्शे व चार्ट, बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकें और छोटी मुद्रा वाली कारशीट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट। छोटी मुद्रा वाली कारशीट ये जो है थोड़ा गलत हो जाता है।
समावेशी कक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार, बच्चों की उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना नहीं, पृथक तो करना ही नहीं है बच्चों को। अब क्षमता के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना भी नहीं है। अलग अलग क्षमताओं के आधार पर ये गलत है, अलग अलग अक्षमता वाले बच्चों को विशिष्ट रखना ही नहीं। दार्शनिकता के किसी भी बच्चे को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, ये बिल्कुल ठीक है। समावेश शिक्षा में सभी समान समान रूप से सबको शिक्षा मिली जानी चाहिए, एक ही कक्षा में, ये होता है। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, क्रियाकलाप तो देना है अच्छी बात है, और चुनौतीपूर्ण भी देना है अच्छी बात है, नीरसता दूर करने के लिए। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन क्या हो सकता है? हर प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर रटने क्या। देखिए, जो सबसे ज्यादा उत्तम है इसमें क्या है वो देखते हैं। तो ये वाला जो इसमें प्रश्न है, सर्टेन चुनौतीपूर्ण कार्य और निरसता दूर करने के क्रियाकलाप देकर, ये सही, यही वाला सही है। पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? पठन वैकल्य बच्चों की जो मतलब पढ़ने में दिक्कत, उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को पहचान कर उनके नहीं। हाँ, ये सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सही है। पूर्व शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से उनकी जटिल उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन कर। पठन वैकल्य की पहचान करने के लिए मैं यहाँ तो सारे ही मतलब सही लग रहे हैं। अब क्या होगा इसमें? इसमें कहा है पठन वैकल्य, यानी पढ़ने की डिसलेक्सिया की बात हो रही है, पढ़ने में जो दिक्कत हो रही है उनकी पहचान करनी है। यहाँ पे एक विशेष दिक्कत चीज को देखना, डिसलेक्सिया जो होता है पढ़ने में अक्षमता होती है, जो तो पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से ही हम जान सकते हैं पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए तो यही सही है। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? बात हो रही है अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। यही एक नेगेटिव प्रश्न है, ठीक है। बाकी मैं तो इसी को कहूँगा, और इसका जो आंसर है, इसका आंसर यही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य, और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है 2021 का। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, सीटेट का ही है, का कोई प्रभाव नहीं होता। शारीरिक स्वास्थ्य जूनियर का क्लास 1 से 8 तक का। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता बच्चों के अधिगम में। शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, सामूहिक अवस्था का भी प्रभाव पड़ता है, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, कोई आपसी संबंध नहीं है, नगण्य है, नो, कि आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, ये वाला सही है। देखिए, अगर भावनाएं नहीं होंगी, संवेग नहीं होगा और शारीरिक स्वास्थ्य नहीं अच्छा होगा तो कैसे? अच्छा, महत्वपूर्ण अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और प्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाए। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनकी योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। वर्गीकृत नामांकित तो बेकार है, विद्यार्थी की सहायता करनी चाहिए, वे अपने मनोभाव और प्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाए, यह ठीक है। विद्यार्थियों को संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य, ये भी सही है, फर्स्ट थर्ड। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके बिल्कुल नहीं, फर्स्ट और थर्ड एकदम करेक्ट है।
तो इसका राइट आंसर उसी इसका राइट आंसर यही होना, वही सही है। ठीक है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया और सरल और सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक सरल, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। अब बात यह है कि अगर इसको जटिल प्रक्रिया कह दिया, लेकिन नकारात्मकता आपकी आ जाती है अगर जटिल कह दिया जाए तो। लेकिन अधिगम एक वाकई में जटिल है, इतना आसान नहीं है जो कि हम समझते हैं। और सक्रिय प्रक्रिया भी, इसमें सक्रिय भागीदारी होती है दोनों। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापकों को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को टालना चाहिए, पर इसका हमें समझना चाहिए, समझना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय, तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धात्मक। ठीक है, ये वाला सही होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली होती है? पाठ कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हैं। सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल लेना, वे कार्य देना जो बहुत सरल हो, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। ये वाला सही है। जी, ये वाला सही है। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है आया है? यहाँ पे बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। मतलब आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। आसपास की जो घटनाएं होती हैं, आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये बात ठीक है लगभग। ठीक है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापकों की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बच्चे प्रत्यय को सोचते हैं और उन्हें से जानने की सरलता होती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जिज्ञासु होते हैं। तो ये वाला जो है उपलब्ध कराना, ये लिखा स्वयं सोच नहीं सकते, ये नेगेटिव है। नेगेटिव पूछा कौन सा कदम सही नहीं है, तो नहीं है। उन्होंने ये इस प्रश्न को, ये जो नेगेटिव तो यही है, बाकी सब सकारात्मक हो रहे हैं। बच्चों का विद्यालय में असफल होना बात प्रस्तावित करता है वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। जो वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। ये बच्चे का विद्यालय में असफल होना, ऐसा तो किसी ने कहा है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है, ऐसा कौन कहता है? निर्देश करता है विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो विद्यालय विद्यालय जो इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? साबित करता है इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां, उन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। सूचित करता है अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, ये वाला सही हो जाता है, क्योंकि विद्यालय में असफल हो रहा है तो मतलब विद्यालय, बात वही है ना कि अगर बात विद्यालय में की हो रही है तो विद्यालय में प्रॉब्लम है। तो घर में अगर प्रॉब्लम होती, घर की बात करता तो घर की बात होती। विद्यालय में असफल हो रहा है। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। स्वयं में भ्रांति उत्पन्न हो सकती नहीं, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम और विघ्न रुकावट नहीं। देखिए ये वाला सबसे अच्छा है, चिंतन प्रक्रिया अच्छी कर सकते हैं, संज्ञानात्मक क्रिया उच्च स्तर तक पहुंच सकता है, ये बिल्कुल सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक अध्यापक केंद्र कक्षा में अध्यापक अपनी शिक्षा शास्त्र की आकलन विधियों को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार प्रयोग करती है। नहीं, प्रगतिशील कक्षा पाठ्य पुस्तक व्यवहारवादी नहीं, ये सब गलत है, नेगेटिव है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, व्यवहारवादी भी नहीं चाहिए, प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक, ठीक है, ये सही है। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास में बहुत बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, सही बात है। सभी संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और निश्चित समय से होता है। विकास रुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटनाओं के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है, एक दिशीय नहीं है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित समय से होता है। क्योंकि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, यह बिल्कुल सही है। बाकी सारे जो है ना सटीक नहीं बैठते हैं, ठीक है ना, बाकी सब निगेटिव ऑप्शन है। निम्नलिखित में मध्य बाल्य अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? प्रतीकात्मक खेल का वर्ण, बाल्यावस्था में प्रतीकात्मक खेल, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ये मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है। पेशीय कौशल समग्र सार्वजनिक बुद्धि तेजी से विकास, तो अमूर्त, अमूर्त तो नहीं सोच सकता, लेकिन मध्य तर्क संगत ये प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ये मूर्त वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मूर्त वाली सही है। जब मध्य वाली अवस्था की बात हो रही है तो प्राकृतिक रूप से मूर्त, जो मध्य वाली अवस्था मूर्त होती है, ठीक है ना। ये मतलब कह सकते हैं कि 2 से 8 साल कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है। या 5 से 8 के बीच में हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं। 8 साल की तो के बीच में बालक जो होता है वो मूर्त मूर्त चिंतन कर सकता है। अमूर्त नहीं कर सकता है, मूर्त ही होगा। वस्तुओं का सामने होगा तो उस पर उसको लेकर ही चिंतन चिंतन या तर्क कर सकता है। बाकी अमूर्त वस्तुएं जो नहीं है उसके सामने उनकी कल्पना नहीं कर सकता। बच्चों के सामाजिककरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, कि बहुत कम भूमिका होती है। प्राथमिकता और द्वितीय कारक, विद्यालय होता है वो द्वितीय कारक ही रहता है हमेशा, और प्राथमिक कारक परिवार होता है, याद रखिए, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, ये द्वितीय कारक ही रहता है। निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? हावर्ड गार्डनर ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने, लेविगास को, जीन पियाजे। यह बात तो हमने ज्यादातर जीन पियाजे और लेविगास की देखा है, तो और मनोवैज्ञानिक प्रस्तावित किया बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, तो ये जीन पियाजे ने ही कहा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अब उसके बाद गणित और विज्ञान का जो सेक्शन होगा उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। गणित और विज्ञान है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है क्वेश्चन, कर लेंगे, ठीक है। फास्ट तरीके से करेंगे तो ये सब हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो गणित जो है हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे। अभी ये हमारा 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हमारे साइकोलॉजी होगा, इसको हम इसकी इसकी प्लेलिस्ट अलग बना लेंगे, ठीक है। चलिए।